हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल बहुत लोग हमसे किए भी, बहुत लोग बोले कि इस पर आपका क्या विचार है। सवाल ये है कि कुछ राइटर्स लिखते हैं, कुछ एकेडमिक्स लिखते हैं कि सामाजिक न्याय ओबीसी, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके उन ओबीसी बैकवर्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस में कुछ जातियां हैं जो डोमिनेंट जातियां हैं, उनका ये हेजिमनी है, उनका ये नैरेटिव है। समझिए इस बात को, बड़ा ये इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं सवाल भी, या एलिगेशन भी कह सकते हैं इसको, कि क्या सोशल जस्टिस का कंसेप्ट क्या ओबीसी में कुछ जातियों का हेजमनी का थ्योरी है, नैरेटिव है। क्या सोशल जस्टिस के कंसेप्ट को इसी दायरे में, आरक्षण के दायरे में केवल देखा जा सकता है। कुछ राइटर्स, कुछ एकेडमिक ये बात कहने की कोशिश कहते हैं कि सोशल जस्टिस केवल कुछ जातियों के डोमिनेंस तक सीमित है। आरक्षण में उनका, आरक्षण जो मिला उस आरक्षण में उनका डोमिनेंस है, इसलिए उनका नैरेटिव है। उन्हीं को सबसे ज्यादा फायदा, मतलब ये कह सकते हैं कि सोशल जस्टिस को रिड्यूस करके केवल वो आरक्षण तक इसको सीमित कर देते हैं। आरक्षण तक सीमित करने के साथ साथ वो कुछ जातियों के डोमिनेंस पर उसको सीमित करते हैं कि जो आरक्षण की व्यवस्था हुई 27% ओबीसीज की, उसमें केवल कुछ जातियों को सबसे ज्यादा फायदा मिला। इसी वजह से ये सोशल जस्टिस का जो नारा है, सोशल जस्टिस का जो कंसेप्ट है, वो ओबीसी के कुछ जातियों का नैरेटिव है, उनका हेजेमनी है। वो ये भी आरोप लगाते हैं कि आरक्षण के राजनीति के आधार पर, बेसिस के आधार पर उन्होंने, इन जातियों ने या इन नेताओं ने एक राजनीतिक मोबिलाइजेशन करने की कोशिश की, जिसमें वो शामिल करते हैं कि ओबीसी की जो भी जातियां थीं वो सब, और प्लस एससी एसटी की जो जातियां थीं, क्योंकि ओबी रिजर्वेशन शुरू से संविधान के लागू होने से ही उठा रही हैं। इस वजह से इन 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 दोनों कैटेगरी का, ओबीसी का और एससी एसटी का एक कोलिजन बना। लेकिन इसमें डोमिनेंस किसी खास जातियों का रहा, कुछ जातियों का रहा। ये कहने का बहुत लोग इस बात को कहते हैं, बहुत सारे एकेडमिक्स कहते हैं, और आज भी काफ़ी लोग इस बात को बताते हैं कि जो ओबीसी आरक्षण मिला या एससी एसटी आरक्षण भी मिला, उसमें कुछ जातियों का डोमिनेंस है। ये आज जो विवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, सब क्लासिफिकेशन का एससी एसटी में, वो भी इस बात से जुड़ा हुआ है। ये डिबेट जो है, इस पर जो डिबेट है, सोशल जस्टिस के कंसेप्ट पर ये डिबेट है, ये डिबेट जहां तक मैं मानता हूं, ये केवल आरक्षण के मुद्दे से नहीं जुड़ा हुआ है। ये समझने का आप प्रयास करिए। मंडल कमीशन भी जब बना तो उससे जब ये आइडेंटिफाई करने की बात कही गई कि कौन कौन सी ओबीसी जातियां हैं और किस आधार पर उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाए, तो जाति को उसने केवल एक क्राइटेरिया माना था, सारी क्राइटेरिया नहीं, एक क्राइटेरिया माना था कि जाति एक ऑब्वियस सोशल क्लास है और उस आधार पर हम डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन यहाँ पिछड़ा है और कौन अगड़ा है, कौन जनरल है, कौन ओबीसी है, या कौन फॉरवर्ड है, कौन बैकवर्ड है। एक क्राइटेरिया माना था उसने। लेकिन सामाजिक न्याय का कंसेप्ट केवल आरक्षण तक रिड्यूस करना, एक रिडक्शनिस्ट व्यू अपनाना, ये शायद सही नहीं है। एकेडमिक्स और राइटर्स का एक ग्रुप ये मानता है कि ओबीसी एससी एसटी जो है वो होमोजेनस ग्रुप है,
एक दूसरा ग्रुप वो मानता है कि वो हेट्रोजेनस, मतलब डाइवर्स लोग इसमें शामिल हैं इस क्लास में, और एक मानता है कि नहीं, ये एक ब्लॉक है, उसमें यूनिटी है, उसमें सिमिलरिटीज हैं, होमोजेनस है, एक ही तरह के लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन हमें लगता है कि आपको ये समझने की जरूरत है, सबसे पहली बात तो ये कि सोशल जस्टिस का कंसेप्ट इतना नैरो नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। निश्चित तौर पर रिजर्वेशन के पॉलिटिक्स पर आकर के ये केंद्रित होता दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशल जस्टिस का कंसेप्ट आप देखें तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। इस देश में ब्राह्मणवादी धर्म अगर रहा है तो इस देश में गैर ब्राह्मणवादी विचारधारा भी रही है। अब बुद्ध से लेके जैनिज्म से लेकर के भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, चरवाक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, इन सबका उदाहरण उठा करके आप देख सकते हैं कि अगर एक शोषणवादी व्यवस्था इस देश में चलती रही तो दूसरी तरफ गैर शोषणवादी व्यवस्था के पैरोकार भी पैदा हुए, कबीर भी पैदा हुए, रैदास भी पैदा हुए। मॉडर्न एज में महात्मा ज्योतिबा फुले पैदा हुए, तो एक तरफ दक्षिण में पेरियार पैदा हुए, तो एक तरफ केरल में श्री नारायण गुरु पैदा हुए। आप समझिए इस बात को। साहू जी महाराज पैदा हुए, पेरियार ललई सिंह यादव पैदा हुए, रामस्वरूप वर्मा पैदा हुए, बाबू जगदेव प्रसाद पैदा हुए, कांसीराम पैदा हुए, और आज कंटेम्प्रोरी समय में बहुत सारे लोग हैं जो सामाजिक न्याय को समझते हैं, जानते हैं, लिखते हैं। तो क्या सामाजिक न्याय केवल आरक्षण तक आप सीमित करके देखेंगे? क्या उतना ही तक ये सीमित है? नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय एक 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 हेट्रोजेनियस कैरेक्टर है और ये आरक्षण तक केवल वो है, तो उनकी गलतफहमी है। जो होमोजेनियस कहते हैं कि ये होमोजेनस है, वो भी गलत है। ये टू एक्सट्रीम है। ये कहना कि ये पूरी तरह से होमोजेनस है और एक तरफ ये कहना है कि पूरी तरह से हेट्रोजेनियस है, और उस हेट्रोजेनिटी में कुछ जातियों का बहुत कब्जा है। निश्चित तौर पर ये दो एक्सट्रीम है, लेकिन इसमें सच्चाई भी है। ये बात आप समझिए। इस बात को आपको समझना होगा कि इस दोनों में सच्चाई भी है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। सामाजिक न्याय का कंसेप्ट आपके सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा है, और उस सामाजिक न्याय में आरक्षण की लड़ाई, आरक्षण की राजनीति एक अभिन्न हिस्सा केवल है। ये पूरी तरह से सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं है। सामाजिक न्याय की लड़ाई मंदिर में घुसने की भी लड़ाई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई इक्वलिटी भी है, अनटचेबिलिटी को खत्म करना भी है, बराबर का अधिकार देना भी है, बराबर का व्यवहार करना भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी सामाजिक न्याय की लड़ाई है। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो, यह भी सामाजिक न्याय की लड़ाई है। किसी को दहेज के नाम पर ना मारा जाए, यह भी सामाजिक न्याय की लड़ाई है। महिलाओं का शोषण नहीं हो, उनके खिलाफ क्राइम नहीं हो, अपराध नहीं हो, यह भी सामाजिक न्याय की लड़ाई है। बीते जमाने में जो जिस तरह से महाराष्ट्र में और बाकी जगहों पर दलितों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता था, स्कूल में नहीं घुसने दिया जाता था, मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, तालाब का पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनको झाड़ू और घड़ा बांध करके कमर में चलना पड़ता था, उसके खिलाफ जो लड़ाई है, महार आंदोलन, गांधी जी का आंदोलन, ये सारी लड़ाइयाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, ज्योतिबा फुले ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, सावित्रीबाई फुले ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। आप सामाजिक न्याय की लड़ाई को महज आरक्षण की राजनीति तक सीमित नहीं कर सकते। ये उनके लिमिटेशन को ये बताता है कि कितना नैरो तरीके से, नैरो फ्रेम में वो सामाजिक न्याय की लड़ाई को देखते हैं। शिक्षा से वंचित किया जाना और उसके विरोध में लड़ाई लड़ना, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। आज भी जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, कुछ जगहों पे, कुछ राज्यों में आज भी कोई दलित शादी करता है, घोड़ी पर चढ़ता है तो उसके साथ
अत्याचार होता है, उसका विरोध होता है, उसके खिलाफ गालियां दी जाती है, उसको गालियां दी जाती है, उसके साथ झगड़ा किया जाता है। बहुत सारे जगहों पे जो ऑनर किलिंग हो रही हैं, जातीय आधार पर आज भी प्रताड़ना हो रही है, दी जा रही है, जातीय आधार पर उत्पीड़न हो रहा है, वो सारी लड़ाइयाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई है। और ये सामाजिक न्याय की लड़ाई निश्चित तौर पर यह समझना होगा कि उन जातियों के खिलाफ होती हैं जो जातियां सो कॉल्ड आपके हिंदू धर्म या जो भी यहाँ के धर्म है उनमें भी जातियां प्रिवेल करती हैं, उनके खिलाफ जो उच्च वर्गीय और उच्च जातियों के लोग भेदभाव करते हैं हर स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। वो लड़ाइयां सामाजिक न्याय की लड़ाइयां हैं। निश्चित तौर पर एक चीज आप जरूर देख सकते हैं कि जातीय व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में जो अपने आप को द्विज कहता है, उसके खिलाफ ये सब चीजें नहीं होती हैं। और जो सो कॉल्ड शूद्र कैटेगरी में आता है, अनटचेबल में आता है, एससी में आता है, एसटी में आता है, अल्पसंख्यक में आता है, महिला में आता है, महिला वर्ग में आता है, विमेन में आता है, उसके खिलाफ सामाजिक अन्याय होती है। और वो जो लोग लड़ाई इसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो पूरा का पूरा सामाजिक न्याय का लड़ाई है। तो इसको केवल इस फ्रेम में बांध देना सामाजिक न्याय की लड़ाई को कि ये ओबीसी में कुछ जातियों की केवल हेजमनी है, उनका नारा है, ये सरासर उनके नैरो माइंडेड संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है। ये आपको समझना होगा। आरक्षण की लड़ाई सामाजिक न्याय के बहुत सारे मुद्दों में एक मुद्दा है, जिसमें यह मांग होती है कि जो दलित पिछड़ी जातियां हैं उन्हें सरकार के जो अंग हैं, सरकार की जो संरचना है उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि इनका प्रतिनिधित्व न होना इस बात को बताता है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो उच्च जातियां हैं, उनको ऐतिहासिक तौर पर पिछड़ा बना करके रखी हैं, संसाधनों से वंचित करके रखी हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि यह गरीबी हटाओ उन्मूलन का लड़ाई नहीं है, यह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का लड़ाई है। यह नैरो माइंडेडनेस ये भी दिखाता है कि ये ऐसे संकीर्ण मानसिकता के जो एकेडमिक्स हैं, राइटर्स हैं, प्रोफेसर हैं, वो आज भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं, आज भी उनको हक देने के लिए रेडी नहीं हैं, जिनकी हकमारी ऐतिहासिक तौर पर कुछ जातियों और वर्गों ने किया है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है दोस्तों, इसमें उन लोगों का रोल है जो इस व्यवस्था को इस रूप में बनाए ताकि कुछ जातियों और वर्गों का वर्चस्व बना रह सके। और इसका नाम धर्म का सहारा लेकर दिया गया, भगवान का सहारा लेकर के दिया गया। ये आपको समझना होगा, ये आपको जानना होगा। और सामाजिक न्याय की लड़ाई में आरक्षण एक अंग है, एक एस्पेक्ट है, न कि पूर्ण एस्पेक्ट है, पूरा का पूरा एस्पेक्ट नहीं है। और इसी आधार पे कुछ लोगों का तर्क है, जो सामाजिक न्याय के समर्थक है, उनका तर्क है कि एससी एसटी या ओबीसी जो भी है वह एक होमोजेनस ग्रुप बनाता है। और उनका ये कहना एक सेंस में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के सेंस में है। जब पॉलिटिकली आप ये बात कहते हैं तो उन्हें एक वोटिंग ब्लॉक के रूप में आप देखते हैं, एक मोबिलाइजेशन के रूप में उनको देखते हैं कि उनको उन ग्रुप से अलग करके दिखाया जाए जो आरक्षण विरोधी है, जो सामाजिक न्याय का विरोधी है, जो कंजर्वेटिव है, जो स्टेटस को मेंटेन रखना चाहता है और स्टेटस को मेंटेन रख करके अपना हेजिमनी बनाए रखना चाहता है। और उस हेजिमनी के खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई एक काउंटर हेजिमनी के रूप में सामने आती है। लेकिन जो उस वर्ग का व्यक्ति होगा, जो एकेडमिक्स या राइटर्स उस वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, जो ब्राह्मणिकल हेजिमनी है, वो इस काउंटर हेजिमनी को कहेगा कि ये उनका हेजिमनी है। इस बात की राजनीति को समझिए आप, इस बात को समझना होगा कि ये काउंटर हेजिमनी जो उनके खिलाफ अब शुरू हुआ है, रिजर्वेशन को सपोर्ट करके, इन सपोर्ट ऑफ रिजर्वेशन, वो परेशान हो जाते हैं इस बात से। तो निश्चित तौर पर यह बात आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली ये एक वोटिंग ब्लॉक क्रिएट करने की जो
ताकीद है या प्रयास है जो, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिवली आप कह सकते हैं प्रशासनिक रूप से ओबीसी एज एक क्लास माना जाता है, वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि यस हम लोग ओबीसी हैं और उस आधार पर वोट करते हैं, उस आधार पर अपनी पहचान बताते हैं। उसी तरह से एससी एंड एसटी, वो जो पॉलिटिकली अगर हम कहें तो पॉलिटिकली वो अपने आप को एक मोबिलाइज्ड ग्रुप, वोटिंग ब्लॉक मानते हैं। किधर वोट करना है, किधर ओबीसी के लिए कुछ काम होगा, किधर कौन सपोर्ट करेगा उनके इश्यूज को, उस तरफ वो वोट करते हैं। तो उनको एक इन ब्लॉक आप कह सकते हैं एक होमोजेनस ग्रुप के रूप में देखा जाता है। और उन्होंने ये दिखाया है वोटिंग पैटर्न वो कर करके। जब अपराइजिंग होना शुरू हुआ, लोग अवेयर होना शुरू हुए, तो बहुत सारी पार्टियां ओबीसी करके उनको टिकट देती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अपना जगह देती हैं, उस बात को दिखाती हैं कि ये ओबीसी हैं, ये एससी हैं, ये एसटी हैं। पॉलिटिकली वो एक वोटिंग ब्लॉक, एक हेजेमनिक ब्लॉक बनते हैं, निश्चित तौर पर एक होमोजेनस ब्लॉक के रूप में दिखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन सामाजिक न्याय को केवल इतना ही तक सीमित कर देना कि कुछ जातियों का और रिजर्वेशन में वर्चस्व है, इस पॉलिटिक्स में उनका वर्चस्व है, इसीलिए सामाजिक न्याय का एजेंडा ही गलत हो गया है, ये सरासर उनके संकीर्ण मानसिकता का द्योतक है। निश्चित तौर पर यह बात समझने और जानने वाली है कि ओबीसी का आरक्षण जब लागू हुआ तो उसमें कुछ जातियों ने, खास करके यादवों ने इसको इस पूरे पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया। जो भी यूपी में चीफ मिनिस्टर बने यादव जाति से, चाहे बिहार में बने, उन्होंने यादवों को सबसे ज़्यादा प्रश्रय दिया, ये फैक्ट की बात है। और आज इसी का नतीजा है, इस राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी है कि आज इनकी पार्टियां सरकार नहीं बना पा रही। ये डेटा आपके सामने जब आता है, आप क्रिस्टोफर जेफरलोट की किताब पढ़िए साइलेंट रिवॉल्यूशन, उसमें ये डेटा दिया गया है कि ओबीसी के आरक्षण की वजह से, आरक्षण जब लागू हुआ तो उसमें कुछ जातियों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला जो ओबीसी में भी पढ़ाई लिखाई संसाधनों में बहुत आगे थी। पार्टियों के अंदर उनको रिप्रेजेंटेशन, जो गैर यादव थे उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया माकूल तौर पे, मुकम्मल तौर पर। इससे सामाजिक न्याय का आंदोलन कमजोर पड़ा, आरक्षण का आंदोलन कमजोर पड़ा। बाद के दिनों में आप देखते हैं कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो गैर यादव थीं उनको अपने तरफ ले लिए, वो चले गए। इससे सामाजिक न्याय का आंदोलन जो कमजोर पड़ा। प्रतिनिधित्व में भी आप देखते हैं कि ओबीसी का जो आरक्षण लागू हुआ उसमें कुछ जातियां सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाती हैं, लेकिन बाकी जातियां नहीं उठाती। एससी एसटी में भी वही हाल है। तो इस आधार पर कुछ लोगों का आर्गुमेंट है कि ये जो ग्रुप है ये होमोजेनस ग्रुप नहीं है। पॉलिटिकली ये दिखता है एक वोटिंग ब्लॉक के तौर पर, लेकिन इंटरनल जब आप इसका एग्जामिनेशन करते हैं तो आपके सामने ये आता है कि ये सारे हेट्रोजेनस ग्रुप हैं। और उस हेट्रोजेनस ग्रुप में कुछ जातियां हैं जो पढ़ी लिखी थी, जिनको शुरू से पढ़ने के प्रति अवेयरनेस था, उनको पढ़ना लिखने का मौका मिला, उनको जो मौका मिला तो वो रिजर्वेशन का ज़्यादा फायदा उठाएं। निश्चित तौर पर जो पढ़ा लिखा रहा वो फायदा उठाया। लेकिन इससे आगे चलकर के जब इन जातियों के नेताओं ने, ओबीसी पॉलिटिक्स करने वाले, आरक्षण की राजनीति करने वाले लोगों ने, जब इन सारे पदों पर जो भी वैकेंसी आती थी केवल अपने ही जाति के लोगों को भरना जब शुरू किया, तो इस राजनीति के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर दरार पड़ना शुरू हो गई। बहुत सारी जातियों को दूसरे पार्टियों ने अपनी तरफ खींचना शुरू किया। 1994 में जो समता पार्टी बनी बिहार के अंदर नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, जनता दल से टूट करके, वो इसी की नतीजा थी। यूपी में आप देखते हैं कि जब मुलायम सिंह यादव सरकार में थे तो जो भी वैकेंसी आई उसमें सबसे ज़्यादा यादवों को भरा गया। उससे कुर्मी जातियां और वहाँ की बाकी जातियाँ, कोयरी कुशवाहा जातियाँ उससे, उस राजनीति से अलग होती चली गई। बाद में आज जब देखते हैं तो वही नॉन यादव जो जातियां हैं वो किसके तरफ आ गई? बीजेपी की तरफ आ गई। उसी तरह से बसपा में हुआ।
बसपा एक डोमिनेंट जाटों की पार्टी बन गई, बाकी जातियां नॉन जाटो बीजेपी के साथ हो ली। बिहार में यादव के अलावा जो भी जातियां थी, ओबीसी जातियां थी, वो भाजपा या जदयू की तरफ चली गई। इस अदूरदर्शिता का परिणाम था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि सामाजिक न्याय का आंदोलन, जिसमें आरक्षण एक अभिन्न अंग है, उसका महत्व खत्म हो जाता है, या उसको ये कह दें कि ये उनके हेजिमनी का केवल तरीका हो गया है और केवल उनके हेजिमनी तक सीमित है। निश्चित तौर पर यह करेक्शन किया जा सकता है और ये इनके गलतियों का नतीजा है कि इस पर सवाल उठा। उनको एडिक्वेट वो प्लेस नहीं दिए, उन जातियों के कंसर्न को एड्रेस नहीं किए जो एक उनका आधार बनाती थी ओबीसी पॉलिटिक्स का या सामाजिक न्याय के आंदोलन का। इस कमी पर आपको बोलना होगा, ये समझना होगा, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। और उस फैक्ट का नतीजा है, आप देख लीजिए कि 2005 के बाद जो आरजेडी है, चाहे यूपी में आप देख लीजिए, यूपी में अगर हम बात करें सपा है, तो अपने बूते सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो पीडीए का नारा दिया गया, वो नारा क्यों दिया गया, ये इस बात का साक्ष्य है। तो ये इस सामाजिक आंदोलन में, सामाजिक न्याय के आंदोलन में ये बात देखना होगा कि कहां पर कंट्राडिक्शन है। कुछ जातियां जो पिछड़ रही हैं उनको कैसे आप आगे लाएंगे। इसीलिए मैं पिछले वीडियो में भी हमने कहा कि सब कैटेगराइजेशन पर बहस करने की जरूरत है। पॉलिटिकली आप क्या कहना चाहते हैं और एडुकेशनली या एडमिनिस्ट्रेटिवली आप क्या कहना चाहते हैं, ये बात आपको समझना होगा। सब कैटेगराइजेशन कैसे होगा, इस बात को समझना होगा, बाकी चीजों को भी आपको एड्रेस करना होगा। लेकिन सामाजिक न्याय का लड़ाई केवल कुछ जातियों के हेजमनी तक सीमित है, ये सही नहीं है। ये थीसिस ही सही नहीं है। ये हाइपोथेसिस बिल्कुल ही बेसलेस है। सामाजिक न्याय की लड़ाई केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है। हम ये भी मानते हैं कि जो भी ओबीसी कैटेगरी है, एससी एसटी कैटेगरी है, वो हेट्रोजेनियस कैटेगरी है, लेकिन पॉलिटिकली वो एक होमोजेनियस कैटेगरी के रूप में वोट करता रहा है। बहुत सारे इलेक्शन में देखा गया। 18वीं लोकसभा इलेक्शन में भी जो 400 पार का नारा है उसको ध्वस्त होते हुए देखा गया, वो उसी का नतीजा था। लेकिन एडुकेशनली या एडमिनिस्ट्रेटिवली इस बात को समझना होगा कि सामाजिक न्याय के राजनीति के अंदर का जो कंट्राडिक्शन है, उस कंट्राडिक्शन को अगर नहीं एड्रेस किया गया तो जो हेजमनिक पार्टियां हैं नेशनल लेवल पर, वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है, वो उसका फायदा उठा लेंगे, क्योंकि उनका इतिहास रहा है। सामाजिक न्याय के खिलाफ उनका पूरा का पूरा इतिहास रहा है कि जब जब सामाजिक न्याय का आंदोलन वो हुआ तो कैसे उसको को-ऑप्ट कर लिया गया, कुछ नेताओं को तोड़कर, कुछ को लोभ दे करके, कुछ को लालच दे करके। तो ये बीजेपी भी करेगी और ये कांग्रेस भी करेगी। अगर आप समय रहते नहीं समझे तो ये पार्टियां यही करेंगी। ओबीसी सामाजिक न्याय के आंदोलन के कुछ जाति के नेताओं को तोड़ के अपने साथ मिला लेगी और बाकी को छोड़ देगी, जैसे यूपी और बिहार में होता है, बाकी जगहों पर भी यही होता। तो आपको समझने की जरूरत है कि सामाजिक न्याय का आंदोलन महज आरक्षण तक सीमित नहीं है, लेकिन आरक्षण उसका अभिन्न अंग है। सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत स्तरों पर लड़ी जा रही है और कुछ लोग इसको केवल समझते हैं कि केवल आरक्षण का मुद्दा ही सामाजिक न्याय का मुद्दा है, या उनका नैरो माइंडेड अंडरस्टैंडिंग है और ये प्रचारित कर रहे हैं। इससे सतर्क रहने की जरूरत है। सामाजिक न्याय की लड़ाई का एक अभिन्न हिस्सा आरक्षण है और आरक्षण में शामिल जितनी जातियां हैं उनके बीच अगर एक मुकम्मल कोलिजन बनाना है, एक वोटिंग ब्लॉक बनाना है, एक मजबूत सामाजिक समूह बनाना है, तो उसके अंदर का जो कंट्राडिक्शन है, जिसमें ये आरोप लगता है कि कुछ जातियां आरक्षण की का जो अवसर अवेलेबल है, जो हमारे पास अवसर मौजूद है, उसमें कुछ जातियों का डोमिनेंस है, वो डोमिनेट कर रही हैं। तो इन जातियों का भी ये दायित्व तो बनता है कि पार्टी से लेकर के
अपॉइंटमेंट से लेकर के पब्लिक सर्विसेज से लेकर के प्राइवेट सेक्टर तक में उनका भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। ये सुनिश्चित करें कि उनको कैसे सक्षम बनाया जाए ताकि वो भी उस लेवल पर आ सकें। और जब तक उनको बराबरी के तौर पर नहीं आप देखेंगे तो फिर आप में और उन ब्राह्मणवादी राजनीतिज्ञों में, पार्टियों में क्या अंतर रहेगा? वो भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो कैसा मुकम्मल एकता सामाजिक न्याय के आधार पर अब बना पाएंगे? ये तो जो अंबेडकर ने ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात कही थी वही बात हुई ना, कि जाति व्यवस्था एक ऐसी सीढ़ी है, एक ऐसा लैडर है, एक ऐसा 4 मंजिला मकान है जो ऊपर से नीचे तो कोई आ सकता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। उन्होंने ये जब कहा तो इस स्टेटमेंट को कहने का मतलब ये भी था कि इस कास्ट हायरार्की में जो हिंदुइज्म में बना हुआ है, इसमें जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। उसी तरह दूसरा है वो उसके नीचे वाले के साथ, तीसरा है उसके नीचे वाले के साथ। तो नीचे वाले सब मिलकर ऊपर वाले से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो बीच वाला है वो चाहता है कि नीचे वाला हमेशा नीचे रहे। और अंबेडकर लिखते हैं कि इस वजह से जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं उसमें फूट पड़ जाती है। वो खुद जिम्मेवार हैं इस जाति व्यवस्था के लिए। इस बात को आपको समझना होगा। जो अम्बेडकराइट ये थिंकिंग है, इस बात को समझना होगा कि अगर सामाजिक न्याय लड़ने के नाम पर आप अपना हेजेमनी बना करके कुछ खास जातियों का हेजेमनी बनाए रखना चाहते हैं तो लंबे समय तक आप नहीं टिकेंगे। सामाजिक न्याय की लड़ाई आपकी कमजोर पड़ेगी। इसलिए उन लोगों को भी आपको साथ लेके चलना होगा जो आपके इस लड़ाई में, जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आपका डोमिनेंस तो हो गया लेकिन उनका डोमिनेंस नहीं हुआ। आप अपने आप को नेता समझने लगे और उनको बोलिए कि आप केवल सपोर्टर रहिए, तो ये लंबे समय में नहीं चलेगा। ये उस नारा के सीधे सीधे आपका एक्टिविटी जो ये है कि हम 2-3 जातियां ओबीसी पॉलिटिक्स में या सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स में, आरक्षण के पॉलिटिक्स में डोमिनेट करें और बाकी हमारे कार्यकर्ता और झंडा ढोने वाले रहें, तो ये आने वाले समय में नहीं टिकेगा। क्योंकि वो भी कहेंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उनकी संख्या ज़्यादा है, उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है अगर आपसे, तो वो भी ये हक मांगेंगे। और कितना देर तक आप जस्टिफाई करेंगे कि हम ही नेता बने रहेंगे? तो आप नेता अगर बने रहेंगे और दूसरा जो आपके ऊपर का वर्चस्वशाली जाति है और समूह है वो आप पे वर्चस्व बनाए हुए है, तो उसमें फिर गलत कैसे आप निकालेंगे? अगर इस चीज़ को एड्रेस नहीं किए तो सामाजिक न्याय का आंदोलन कमजोर होगा। ये एड्रेस करना होगा। ये उनका दायित्व है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सोशल जस्टिस का पॉलिटिक्स करते हैं, जो आरक्षण की पॉलिटिक्स करते हैं। उनको ये समझना होगा केवल राजनीतिक एकता से ही काम नहीं चलता है। सोशल जस्टिस कहने से कि हम सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं, आप प्रतिनिधित्व के सवाल को नकार नहीं सकते। आपको प्रतिनिधित्व के सवाल को एड्रेस करना होगा, और नहीं तो ये उनके लिए मौका है जो ब्राह्मणवादी सोच रखते हैं, जो इस आंदोलन को पूरी तरह से तोड़ना चाहते हैं, जो इनके खिलाफ हैं, जो कहते हैं कि सामाजिक न्याय का आंदोलन तो केवल 2-3 जातियों का हेजेमनी हो गया है, नैरेटिव हो गया है। एक्चुअल में वो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, सामाजिक न्याय के विरोध वाले लोग हैं, विरोधी लोग हैं। लेकिन अगर वो विरोधी हैं तो आप उस विरोध को काउंटर कैसे करेंगे? आप अपने मोमेंट के अंदर जो इस आंदोलन का जो मोमेंट है उसके अंदर जो खामियां हैं उसको एड्रेस करके ही कर सकते हैं। नहीं तो उनके पास तो मौका है, वो आपके आंदोलन के लोगों को तोड़ रहे हैं। और अगर इस चीज़ को मजबूत करना है तो आपको इसे एड्रेस करना होगा, इसे ध्यान देना होगा कि जो लोग पिछड़ रहे हैं उनका हाथ पकड़ के आप उन्हें साथ लाएं, और उस वे में सब क्लासिफिकेशन को सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि पॉलिटिकली आप कमज़ोर मत पड़ें। ये बड़ा ही डेलिकेट बैलेंस वाली स्थिति पैदा हो गई है।
कि आपको उनको साथ लाना है जो आपके काफी नजदीक है इस लड़ाई में, लेकिन प्रतिनिधित्व के स्तर पर वो पिछड़ रहे हैं क्योंकि आप कुछ लोग डोमिनेट कर रहे हैं, पूरे जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। उनको सामने लाना होगा, लेकिन राजनीतिक तौर पर आप एकमत रहें, एक साथ रहें, यह भी बहुत जरूरी है उन फोर्सेज के खिलाफ लड़ने के लिए जो ब्राह्मणवादी फोर्सेज हैं, जो आरक्षण के क्रूर विरोधी हैं, और ऐसे लेखकों के खिलाफ भी जो इस बात को कहने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक न्याय का आंदोलन कुछ जातियों तक सीमित हो गया है। सोशल जस्टिस का नारा ओबीसी के कुछ जातियों का नरेटिव है, हेजेमनी है, जो कि ऐसा है नहीं। सामाजिक न्याय का कंसेप्ट बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है, और डॉक्टर अंबेडकर के अगर हम शब्दों में कहें तो सामाजिक न्याय का सिद्धांत का मतलब है पूरी तरह से जाति व्यवस्था के अन्यायपूर्ण और असमानता पर आधारित जो विचारधारा है उसको खत्म करने की बात। तो दोस्तों ये समझिए कि क्या सामाजिक न्याय का राजनीति या नारा कुछ जातियों का हेजेमनी है या नरेटिव है, या उससे बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के सिद्धांत को, समानता के सिद्धांत को, इक्वलिटी के सिद्धांत को हम स्थापित करना चाहते हैं। कौन ये लोग हैं जो सामाजिक न्याय के आंदोलन को केवल कहते हैं कि कुछ जातियों का ये विचारधारा है, कुछ जातियों का नरेटिव है या हेजेमनी है? इस पर विचार करिए, विमर्श करिए, हमें भी बताइए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।